21वीं सदी के इस दौर में जब भी हम मास्टरपीस मूवीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एवेंजर्स, इंटरस्टेलर, अवतार, गॉडफादर और भी कई मूवीज का नाम याद आता है। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसी मूवी की जिसका जिक्र हम सालों तक करते रहें और आगे भी बिल्कुल इसी तरह करते रहेंगे, तो इस बार ना आपके दिमाग में एवेंजर्स आएगी, ना ही गॉडफादर और ना ही कोई और। ऐसे में अगर आपके दिमाग में किसी एक मूवी का नाम याद आएगा तो वो और कोई नहीं बल्कि अ स्पेस ओडेसी होगी। 1968 में रिलीज हुई ये मूवी एक बेहद ही शानदार लेकिन कॉम्प्लेक्स मूवी है। जिसने भी आज तक ये मूवी देखी है और इसे समझने में कामयाब हुआ है तो वो इसे बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम में शुमार करता है। खैर, अगर आपने ये मूवी देखी है और अगर आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट हमारे कई दर्शकों ने भी करी थी, इसीलिए हम आपके लिए आज इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में आपको लाखों समय पहले के समय को दिखाया जाता है जब हमारी इस धरती पे हम इंसान नहीं बल्कि हमारे पूर्वज एप्स मैन रहा करते थे, जो कि तब बिल्कुल भी विकसित नहीं थे। लेकिन तब सारे एप्स मैन का अपना अपना ट्राइब होता था। इस समय तक एप्स मैन जंगलों में रहते और शाकाहारी होने की वजह से इनके बीच खाने पीने की भी कमी रहती थी। साथ ही इन्हें अपनी जान का भी डर होता है क्योंकि कई जंगली जानवर इन पे कभी भी हमला बोल देते हैं। जहाँ पे अभी इस ट्राइब का झुंड होता है वहीं पास में एक पानी का एक छोटा सा तालाब होता है जिसमें वहाँ मौजूद सारे ट्राइब्स आसानी से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उस छोटी सी जगह को हथियाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन दूसरा ट्राइब यहाँ पे आता है और इस ट्राइब को यहाँ से खदेड़ कर भगा देता है, जिसके बाद वो ट्राइब उस तालाब पर भी अपना कब्जा जमा लेते हैं। वहां से खदेड़े जाने के बाद ये ट्राइब दूसरी जगह ढूंढ रात वहीं बिताते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस जगह पे एक रहस्यमयी मोनोलिथ कहीं से आ गया है। वो मोनोलिथ शेप में रेक्टेंगुलर होता है और इसे देख ये सारे एप्समैन डर जाते हैं क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा फॉर्मेशन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन हिम्मत कर जब ये उसे छूने की कोशिश करते हैं और जब ये उसे छूते हैं तो उसे छूने के बाद उनका ये डर दूर हो जाता है और वो फिर से पहले की तरह शांत हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब ये ट्राइब खाना खा रहा होता है तो वहीं पास में एक एपमैन एक स्केलेटन के पास बैठा होता है और इसी दौरान उसे अचानक से ये आइडिया हिट कर जाता है कि उस स्केलेटन में मौजूद हड्डी का इस्तेमाल वो अपने बचाव और शिकार के लिए कर सकता है और यहीं से एप्समैन की इवोल्यूशन की शुरुआत होती है। बाद में अब सारे एप्समैन जो कि कभी शाकाहारी हुआ करते थे और उनके बीच खाने पीने की कमी होती थी वो अब दूर हो चुकी है क्योंकि अब इस ट्राइब के सारे एप्समैन अब हड्डी का इस्तेमाल करना सीख गए हैं और हड्डी का इस्तेमाल कर अब वो शिकार भी कर ले रहे हैं। यानी कि एप्समैन अब पहले की तरह शाकाहारी नहीं रहे और साथ ही साथ अपने आसपास के जीव जंतुओं को मार के वो खा जाते हैं। अब चूंकि ये ट्राइब हड्डी का इस्तेमाल करना सीख चुका है तो वो वहीं तालाब के पास जाकर दूसरे ट्राइब के लीडर को मार उस ट्राइब को वहां से खदेड़ देते हैं और फिर से उस छोटे से तालाब पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि एप्समैन की इवोल्यूशन यानी कि उनकी बुद्धि का एकदम से विकसित होना उसी मोनोलिथ के मिलने के बाद से हुआ है। यानी कि जिस किसी ने भी वो मोनोलिथ वहाँ पे रखा वो निश्चित ही इस मकसद से वहाँ पे रखा गया कि वो एपमैन की इवोल्यूशन को ट्रिगर करे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस मोनोलिथ को वहाँ पे रखा किसने, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं था। दूसरे ट्राइब को तालाब से खदेड़ने के बाद ये ट्राइब अपनी जीत का जश्न मनाता है और इन्हीं में से एक एपमैन जीत की खुशी जाहिर करने के लिए हड्डी के टुकड़े को आसमान में उछालता है और जब तक वो हड्डी का टुकड़ा नीचे आए मूवी लाखों साल आगे बढ़ जाती है। जहां अब उस समय के एप्समैन विकसित होकर अब इंसान बन गए हैं और अब इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनका चांद पे भी अपना बेस है, साथ ही अंतरिक्ष में इनका स्पेस स्टेशन भी मौजूद है जिससे ये चांद पे जाते और आते रहते हैं। हम स्पेस स्टेशन में अमेरिकन साइंटिस्ट हेवुड फ्लॉयड को देखते हैं जो इस बार किसी अज्ञात कारण से चांद पे बसाए अमेरिकन बेस में उतरेंगे। इस समय तक इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उन्होंने स्पेसशिप में भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना लिया है, साथ ही वॉइस प्रिंट आइडेंटिफिकेशन जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। स्पेस स्टेशन में हेवुड फ्लॉयड रशियन साइंटिस्ट से मुलाकात करते हैं जहां रशियन साइंटिस्ट उनसे ये बात कन्फेस करते हैं कि उन्हें जानकारी मिली है कि चांद में उनके अमेरिका वाले बेस में एक महामारी फैली हुई है। तो रशियन साइंटिस्ट उनसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड उनसे एक तंजे लहजे में बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें इस बारे में बात करने की इजाज़त ऊपर से नहीं है।
बाद में ड्रॉपशिप की मदद से जब हेवुड फ्लॉयड चांद पे उतरते हैं और जब वो अमेरिकन बेस में कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो अब हमें पता चलता है कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने जानबूझकर महामारी वाली बात फैलाई थी ताकि वो असली बात को दूसरे देशों से छिपा सके। दरअसल अमेरिकन साइंटिस्ट को चांद पे एक मोनोलिथ मिला है जिसे देख वो सब के सब अचंभे में है, क्योंकि वो मोनोलिथ कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है। बाद में हेवुड फ्लॉयड जब बाकी साइंटिस्ट के साथ उस मोनोलिथ का मुआयना करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये मोनोलिथ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लाखों साल पहले पृथ्वी पे एप्स मैन को मिला था। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि आखिर इस मोनोलिथ को चांद पे रखा किसने। जिस प्रकार लाखों साल पहले एप्स मैन को मिला मोनोलिथ उनके विकास का कारण बना, तो फिर से एक और बार ये मोनोलिथ मानव जाति की इवोल्यूशन को ट्रिगर करेगा, जिससे होगा ये कि हम इंसान और भी ज्यादा विकसित हो जाएंगे। बाकी साइंटिस्ट उस मोनोलिथ के साथ जब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उससे पहले वो फोटो खींचे सूर्य की किरणें उस मोनोलिथ पे पड़ती हैं, जिससे एक तेज रेडियो एक्टिव सिग्नल निकलता है और उस सिग्नल को ट्रैक करने पे ये पाते हैं कि वो सिग्नल बृहस्पति ग्रह की तरफ जा रहा है। इसलिए 18 महीने बाद इंसान अब बृहस्पति ग्रह की तरफ जा रहे हैं। यानी कि फिर से एक और बार चांद पे मिले मोनोलिथ ने मानव जाति की इवोल्यूशन को ट्रिगर किया, जिससे हम मानव और भी ज्यादा विकसित हो चुके हैं और इसका परिमाण हमारा जुपिटर मिशन है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि ये अंतरिक्ष यान 18 महीने के पहले के यान से काफी एडवांस है, जिसमें एक एडवांस लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर भी होता है जिसका नाम होता है HAL-9000। एनर्जी रिसोर्सेस को बचाने के लिए इस यान में सारे क्रू डीप स्लीप में होते हैं, लेकिन फिर भी 2 क्रूज जगह होते हैं जिनका नाम होता है फ्रैंक और डेविड। फ्रैंक जहां एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट होता है, तो वहीं डेविड एक रशियन कॉस्मोनॉट है। इन दोनों को अपने इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, यानी कि इन्हें ये नहीं पता कि ये जुपिटर पे चांद पे मिले उस मोनोलिथ के सोर्स का पता लगाने जा रहे हैं जो कि उन्हें 18 महीने पहले चांद पे मिला था। यहाँ पे इनके स्पेसशिप का सारा कंट्रोल अभी सुपर कंप्यूटर HAL-9000 के पास होता है, जो कि हम इंसानों की तरह सोच सकता है और हमसे कई तेज गुना किसी काम को अंजाम भी दे सकता है। हम देखते हैं कि धरती में हुए एक BBC इंटरव्यू में डेविड सुपर कंप्यूटर HAL-9000 को लेके बात करता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि HAL-9000 के पास हम इंसानों की जैसी फीलिंग्स हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसकी ये फीलिंग्स सही में असली है या फिर वो दिखावा करता है। सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि तभी HAL-9000 इन्हें जानकारी देता है कि स्पेसशिप के उस यूनिट में एक फॉल्ट आ गया है और अगले 72 घंटे में वो पूरी यूनिट फेल हो जाएगी, जिसका प्रभाव पूरे स्पेसशिप पे पड़ेगा। बाद में जब ये उस यूनिट को चेक करते हैं तो पाते हैं कि वो यूनिट बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है। इस पे वो दोनों HAL-9000 को बताते हैं कि शायद उसकी तरफ से डेटा को रीड करने में कोई गलती हो गई है, लेकिन सुपर कंप्यूटर HAL-9000 अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है और एक तंजे लहजे में कहता है कि गलतियां सिर्फ इंसानों से होती है, ना कि मशीनों से, और अगर उन्हें फिर भी लगता है कि उसकी तरफ से कोई गलती हुई है तो वो उस यूनिट को फेल होने के लिए वैसा ही छोड़ दे। अब यहाँ पे पृथ्वी पे मौजूद HAL-9000 का ट्विन सिस्टम भी ये कंफर्मेशन दे देता है कि गलती स्पेसशिप के सुपर कंप्यूटर से ही हुई है, लेकिन फिर भी HAL-9000 अपनी गलती नहीं मानता। सुपर कंप्यूटर के इस बिहेवियर को देख फ्रैंक और डेविड को उस पे शक होता है और ये दोनों HAL के हायर ब्रेन फंक्शन को कट करने का फैसला करते हैं। उनकी ये बातें HAL तो सुन नहीं पाता, लेकिन वो इनके लिप रीड करके इनके प्लान के बारे में जान लेता है। इसके बाद जब फ्रैंक बाहर उसी यूनिट के इक्विपमेंट्स को चेंज करने के लिए जाता है जिसे HAL ने फॉल्टी बताया था, तो HAL उसके ऑक्सीजन पाइप को तोड़ उसे स्पेस में फेंक देता है। अपने साथी को मरता देख जैसे ही डेविड पॉड से उसकी बॉडी को रिट्रीव करने जाता है, तो वहीं अब HAL स्पेसशिप में स्लीपिंग पॉड में सो रहे सारे क्रूज के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे सारे क्रूज की स्लीपिंग पॉड में ही डेथ हो जाती है। इधर डेविड अपने साथी फ्रैंक की लाश को रिट्रीव कर जब वापस आता है तो HAL-9000 उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देता। डेविड के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब HAL-9000 उसे अंदर नहीं आने देता, तो अब डेविड जोखिम उठाता है। वो अपने साथी की लाश को दोबारा से स्पेस में छोड़ देता है और इमरजेंसी एयरलॉक में घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर घुसते ही वो सबसे पहले HAL-9000 के ब्रेन चैम्बर में जाता है और उसके हायर ब्रेन फंक्शन को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर HAL उसे ऐसा ना करने की बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डेविड उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके हायर ब्रेन फंक्शन को डिस्कनेक्ट करते जाता है। आखिरी चिप को डिस्कनेक्ट करते दौरान डेविड को हेविड फ्लॉयड का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज मिलता है,
जिसमें हेवुड फ्लोइड बता रहे होते हैं कि 18 महीने पहले उन्हें पहली बार स्पेस में बाहरी इंटेलिजेंट लाइफ होने के सबूत मिले हैं। हम देखते हैं कि डेविड का यान अपनी डेस्टिनेशन यानी कि बृहस्पति ग्रह की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे स्पेस में तीसरा मोनोलिथ दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा कि अब तक जितने भी मोनोलिथ इस मूवी में दिखाए गए हैं उन सब ने मानव जाति की इवोल्यूशन को ट्रिगर किया, यानी कि ये तीसरा मोनोलिथ भी डेविड के लिए बिल्कुल यही काम करेगा। हम देखते हैं कि अपनी डेस्टिनेशन जुपिटर से पहले डेविड अपने पॉड में स्पेसशिप से बाहर निकलता है और जैसे ही वो स्पेसशिप से अलग होता है वो एक ब्राइट लाइट की तरफ तेजी से खुद ब खुद खींचने लगता है। ये ब्राइट लाइट और कुछ नहीं बल्कि वॉर्म होल है, जिसके थ्रू वो ब्रह्मांड की अनंत दूरियों को तय कर रहा होता है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो किसी हायर डायमेंशन में जाने का रास्ता है। डेविड जब वॉर्म होल को पार कर लेता है तो उसके बाद वो अजीब तरह के शेप्स और आकृतियां देखता है। वो कई कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिनास भी देखता है जिन्हें देख हमें ये लगता है कि जो भी एडवांस सिविलाइजेशन हमें ये दिखा रही है वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। खैर अब डेविड का ये सफर अपने अंतिम पड़ाव पे आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पॉड से बाहर निकलता है वो खुद को एक रूम में पाता है। उसका पॉड ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से इस रूम तक कैसे आया इसका कुछ भी क्लू इस मूवी में नहीं दिया गया है, लेकिन हम खुद भी इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो एडवांस सिविलाइजेशन हम इंसानों को इवॉल्व होने में मूवी की शुरुआत से मदद कर रही है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एडवांस है। उन्होंने फिजिक्स के लॉस को मास्टर किया हुआ है। वो हर एस्पेक्ट से अपने मनचाहे ढंग से ब्रह्मांड के लॉस को मैनिपुलेट कर पाने में भी पूरी तरह सक्षम है। और इस बात का परिमाण हमें उनके द्वारा बनाया गया वॉर्म होल, उनके द्वारा बनाई गई कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिनास और उनके द्वारा बनाया गया मोनोलिथ देता है। डेविड जब उस रूम को एक्सप्लोर करता है तो वो वहाँ पे अपने 3 रूपों को देखता है, जहाँ एक रूप उसका प्रेजेंट का होता है, एक उसका 60s का होता है, तो एक रूप में वो खुद को बेड पे पाता है जिसमें वो काफी बूढ़ा हो चुका है। इस रूम के बाहर से हमें आवाजें भी सुनाई पड़ती है जो कि हम मान सकते हैं कि ये उन्हीं एडवांस सिविलाइजेशंस की आवाजें हैं। और ये कमरा उनके द्वारा बनाए गए एक प्रैक्टिकल लैब है जहाँ वो डेविड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बुढ़ापे वाला डेविड का रूप जब मरने की कगार पे ही होता है तो उसे एक और बार फिर से मोनोलिथ दिखाई पड़ता है। अब तक इस मूवी का ये चौथा और अंतिम मोनोलिथ है। बूढ़ा डेविड जब उस मोनोलिथ को छूने की कोशिश करता है तो अब हम देखते हैं कि डेविड एक स्टार चाइल्ड में परिवर्तित हो चुका है, यानी कि अब वो इंसान नहीं बल्कि उन्हीं एडवांस सिविलाइजेशन में शामिल हो चुका है जो कि मोनोलिथ के क्रिएटर्स हैं, या फिर ये कहें कि जो हायर डायमेंशन के प्राणी हैं। डायरेक्टर ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि जो भी एडवांस सिविलाइजेशन या कहे कि एलियंस हम इंसानों को इवॉल्व होने में मूवी की शुरुआत से मदद कर रहे हैं, वो हम इंसानों को भी अपनी ही तरह विकसित करना चाह रहे हैं और इसकी शुरुआत वो डेविड से कर भी चुके हैं। मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि डेविड जो कि अब एक स्टार चाइल्ड है वो स्पेस में तैर रहा है और वॉर्म होल के थ्रू वापस अपने सोलर सिस्टम में आ जाता है। छोटा डेविड या कहें कि स्टार चाइल्ड पृथ्वी को एकटक लगा देख रहा होता है और अब ना उसे ऑक्सीजन की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार का खतरा उसे है। उसकी बॉडी को चारों ओर से एक चमकदार ऑरा ने घेरा हुआ है जो कि निश्चित ही उसका सुरक्षा कवच है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। डेविड जो कि अब एक स्टार चाइल्ड में परिवर्तित हो चुका है, उसके पास भी वही क्वालिटी और वही एबिलिटी होगी जो कि एडवांस सिविलाइजेशंस के पास है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।